अदानी अंबानी। तो यार मैं सोच रहा था इन दोनों में से किसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा भी थोड़ा विकास हो जाए, क्योंकि एक इंसान सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के रिचेस्ट आदमी हैं, तो दूसरे सिर्फ एशिया के नहीं बल्कि दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनर हैं 2021 में। वैसे दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और देश चाहे कहाँ भी जा रहा हो, इन दोनों का तो काफ़ी अच्छे तरीके से विकास हो ही रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और बिजवॉर पीपल के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मुकेश धीरूभाई अंबानी और गौतम शांतिलाल अदानी को। डिटेल में जानेंगे कि यार इन दोनों की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत में क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने ओवरकम किया, क्या बिजनेसेस हैं, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इन दोनों में से एक की कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं किस में करता और क्या अदानी मुकेश अंबानी को ओवरटेक कर पाएंगे। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोनों के अर्ली लाइफ से और पहले इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं मोटा भाई अंबानी के बारे में। तो मुकेश धीरूभाई अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। अभी उनकी एज 63 इयर्स की है और उनका नेटवर्थ करीब $81 बिलियन है। तो दूसरी तरफ गौतम शांतिलाल अदानी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ था। तो उनकी एज 52 इयर्स है, मतलब 5 साल छोटे हैं और उनकी नेटवर्थ अभी $50 बिलियन है। तो मुकेश अंबानी ने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद उनका एडमिशन स्टैनफोर्ड में हुआ जहाँ पे वो MBA करने वाले ही थे। पर तब उनके पापा ने बोला कि यार असली MBA तो बिजनेस मैनेज करके ही होगा, तो आ जाओ मेरे साथ रिलायंस मैनेज कर लेना। तो अंबानी ने MBA प्रोग्राम से ड्रॉप आउट कर लिया। दूसरी तरफ गौतम शांतिलाल अदानी ने स्कूलिंग के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, बट कुछ फैमिली के दिक्कतों की वजह से सेकेंड ईयर में उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो मतलब इनिशियल जो अर्ली लाइफ थे दोनों के सिमिलर थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी स्ट्रगल हुआ करता था। मुकेश अंबानी का कहना है कि यार उनको पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते थे। और दूसरी तरफ गौतम शांतिलाल अदानी भी सिमिलर प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहे थे, पर एक जो सिमिलरिटी थी वो ये थी कि यार मुकेश अंबानी के पापा यानी धीरूभाई अंबानी और गौतम अदानी के पापा यानी शांतिलाल अदानी दोनों टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वॉल्व थे। और एक्चुअल में यही एक सिमिलरिटी है, क्योंकि इसके बाद दोनों बिजनेसमैन ने पूरे ही अलग रास्ते ले लिए। अगर हम बिजनेस की बात करें तो मुकेश अंबानी अपने भाई अनिल अंबानी के साथ मिलके अपने पापा के साथ काम करते थे। तो इनिशियल फेज में उनको काफ़ी अच्छा खासा लर्निंग हुआ और टेक्सटाइल से धीरे धीरे वो पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनिंग, ये सारे बिजनेस में उन्होंने एंट्री मारी। पर दूसरी तरफ जो गौतम अदानी थे ना, उनको एक्चुअल में टेक्सटाइल में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वो मुंबई गए और फिर वहाँ पर एज अ डायमंड सॉर्टर 2 साल काम किया, फिर अपना डायमंड सॉर्टिंग का बिजनेस चालू किया। बट उसके बाद उनके भाई ने एक प्लास्टिक का फैक्ट्री खरीद लिया था, तो उन्होंने गौतम अदानी को वापस बुलाया, क्या तुम फैक्ट्री मैनेज करो। तो अदानी फिर वापस अहमदाबाद आए, फैक्ट्री को उन्होंने मैनेज करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग और ये सारे बिजनेसेस खोले। तो इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि गौतम अदानी बिल्कुल ही सेल्फ मेड बिलियनर हैं, खुद से पूरा शुरुआत करी है उन्होंने। जबकि मुकेश अंबानी को अच्छा खासा बिजनेस उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी से मिला था, बट उसको जो वो अलग लेवल पे गए ना, उसके लिए तो यार हमको मुकेश अंबानी को अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। अगर हम इन दोनों बिजनेसमैन के बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करें, एक तो यार ये अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिलायंस रिटेल इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जियो भी अपने फील्ड में मार्केट लीडर है। और उधर अगर आप अदानी ग्रुप को छोटा मान रहे हैं तो भैया पावर प्रोडक्शन, सोलर पावर प्रोडक्शन, माइनिंग बिजनेस, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेस, प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट, प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, कोल ट्रेडिंग बिजनेस, माइनिंग बिजनेस, इन सब में वो इंडिया में मार्केट लीडर हैं। तो अदानी ग्रुप भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रिलायंस पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, टेक्सटाइल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, टेलीविजन, इसके अलावा एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, इन सारे फील्ड्स में ऑपरेट करते हैं।
और अगर हम अदानी ग्रुप की बात कर लें तो वो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, यूटिलिटीज, इसके अलावा डिफेंस, डेटा सेंटर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे फील्ड्स में ऑपरेट करते हैं। बट एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी, ये दोनों बिजनेसमैन ऑलमोस्ट अलग ही फील्ड्स में ऑपरेट करते हैं। मतलब हार्डली कुछ सेगमेंट्स होंगे जिसमें इन दोनों के बिजनेस कंपीट करते हैं। और यही तो यार इनकी स्मार्टनेस है, क्योंकि उनको पता है कि यार इंडिया में इतने बड़े बड़े मार्केट्स हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार दो शेयर अपना अलग अलग इलाका मेंटेन करेंगे और अपने ही फील्ड में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। और एक्चुअल में वो इन्हीं चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम और डिटेल में इनकी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करें तो मुकेश अंबानी का एम होता है कि लार्ज स्केल में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाए जाए जिससे एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो। और क्योंकि ये इतने लार्ज स्केल में वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इनके पास अच्छी खासी प्राइसिंग पावर होती है, तो कंपटीशन से काफ़ी सस्ता बेचते हैं। और क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है तो इसीलिए वो बहुत जल्दी मार्केट लीडर बन जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि यार वो इनोवेशन नहीं करते हैं, इनोवेशन भी करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जियो ने कैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में आतंक मचाया, तो दोनों इनोवेट भी किया, प्राइस भी बहुत कम रखी, जिसकी वजह से वो मार्केट लीडर भी बने और फिर अब वो पैसे भी कमा रहे हैं। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप का एम रहता है कि यार जहाँ पे भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही हो या फिर जो भी सेक्टर्स गवर्नमेंट ओपन अप कर रही हो वहाँ पे अदानी ग्रुप एंटर करता है और काफ़ी लार्ज स्केल में ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट से लेता है। चाहे जब गवर्नमेंट कंट्रोल पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो रहा हो तो इन्होंने मुंद्रा पोर्ट बनाया, जब इंडिया में पावर शॉर्टेज हो रहा हो तो ये पावर और एनर्जी के बिजनेस में घुसे, फिर जब गवर्नमेंट ने बोला कि यार रिन्यूएबल एनर्जी में हमें घुसना है तो इन्होंने सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट शुरू किया। और अब जब गवर्नमेंट बोल रही है कि यार एयरपोर्ट्स भी हम संभाल नहीं पा रहे तो अदानी ग्रुप ने बोला कि भैया हम हैं ना, आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है। तो इसमें अदानी ग्रुप का फायदा ये होता है कि यार क्योंकि वो इतने लार्ज स्केल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होता है जो कि दूसरी कंपनीज के पास होता नहीं है। प्लस इनके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि वैसे इन दोनों कंपनीज में कॉमन है वो ये कि यार ये एग्जीक्यूशन पे काफ़ी अच्छे से फोकस करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, जो इन्होंने बोला है वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इन पे भरोसा है। और आप देखेंगे गवर्नमेंट डिफरेंट वेज में इन दोनों बिजनेसेस को सपोर्ट करती है क्योंकि एक्चुअल में ये डिलीवर करते हैं। तो ये इनकी मेन बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं, बट मेजर सक्सेस इनको अपने एग्जीक्यूशन के दम पे ही मिली है। अच्छा, एक और रीज़न इनके सक्सेसफुल होने का ये है कि यार ये वक्त के साथ नहीं बल्कि वक्त के आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यार ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता जा रहा है, तो आप देखेंगे कि यार मोटा भाई अंबानी को भी पता है कि यार इवेंचुअली उनका जो पेट्रोकेमिकल ऑयल का बिजनेस काफ़ी घट जाएगा, तो अब वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एंट्री मार चुके हैं। वैसे ही अदानी को पता है कि यार ये जो कोल माइनिंग वाला बिजनेस है ये भी बहुत कम हो जाएगा, तो अब वो रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में एंट्री मार चुके हैं, सोलर एनर्जी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अब धीरे धीरे वो डेटा सेंटर के भी सेगमेंट में एंट्री मार चुके हैं। तो काफ़ी ये आगे का सोचते हैं और जहाँ देश और दुनिया सोच रही है जाने का वहाँ ये ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं कि यार अगर मुझे सिर्फ एक ही की कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो मैं किसकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अब ये काफ़ी एक मुश्किल सवाल है क्योंकि अदानी ग्रुप के 6 कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड हैं, जबकि मोटा भाई अंबानी का सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही पब्लिकली लिस्टेड है। और अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो उनका जो अदानी ग्रीन एनर्जी है वो पिछले साल 500% बढ़ा है, इस साल भी बढ़ा है। वैसे ही अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 150% पिछले साल बढ़ा है। इन दोनों कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा है और दूसरी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वैसे अगर आप रिलायंस की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली कई सालों से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार मुकेश अंबानी तो यार इंडिया के रिचेस्ट इंसान आई थिंक पिछले 10-12 साल से ही हैं, तो मतलब वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। जबकि अदानी का जो मेजर ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में हुआ है और ये जो नेटवर्थ का ग्रोथ है वो तो पिछले 2-3 साल में हुआ है। यहाँ तक कि आप ये सुन के चौंक जाएंगे कि यार 2020 के एंड में उनका नेटवर्थ करीब $16 बिलियन था और अब 3 महीने में नेटवर्थ बढ़ के $50 बिलियन हो गया है। तो गौतम अदानी का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, बट मुकेश अंबानी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। तो अगर हम अदानी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक्चुअली में इनके शेयर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और रिलायंस के तो धीरे धीरे शेयर प्राइस बढ़ते ही रहते हैं।
बट मेरे से अगर आप पूछेंगे, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब रिलायंस का जो जियो इन्फोकॉम है, जिसमें पिछले साल प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने $21 बिलियन इन्वेस्ट किया था, उनका अगर इंडिया में IPO होता है ना, उसमें मैं ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है और टेक्नोलॉजी में स्केल अप करना भी थोड़ा ईजी है। प्लस उनके इतने सारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं जैसे गूगल, फेसबुक, तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अभी की अगर आप बात करें, मैं रिलायंस पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, क्योंकि यार वो काफ़ी सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अदानी ग्रुप की ग्रोथ अच्छी है, पर पता नहीं यार आगे क्या होगा। $17 बिलियन का उनका ऑलरेडी डेट है, वो अभी तो सही से पे कर पा रहे हैं, बट आगे अगर कोई दिक्कत हुई तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बट अदानी ग्रुप के लिए जो एडवांटेज होने वाला है वो ये है कि यार गौतम अदानी 5 साल यंगर हैं मुकेश अंबानी से, तो उनके पास टाइम ज़्यादा है। तो एक्चुअल आइडियल कंडीशन में तो मैं चाहूँगा कि यार मैं आधा पैसा अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करूँ और आधा पैसा रिलायंस पे इन्वेस्ट करूँ। बट अगर एक इन्वेस्ट करना हो तो मुझे थोड़ा ज़्यादा भरोसा रिलायंस पे रखता है। वैसे अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या गौतम अदानी क्रॉस कर पाएंगे मुकेश अंबानी को, तो यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि रिलायंस जियो भी अब काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उनका अगर IPO होता है तो मोटा भाई अंबानी का नेटवर्थ तो यार सही में $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। और दूसरी तरफ अगर अदानी ग्रुप जो अभी सोलर प्लांट बना रही है, जो कि इंडिया का तो लार्जेस्ट है, बट एम है कि 2025 में वो दुनिया का भी लार्जेस्ट सोलर प्लांट बना लेंगे, तो अदानी का भी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट मेरे हिसाब से बीच में शायद गौतम अदानी मोटा भाई अंबानी को क्रॉस कर सकते हैं। बट ओवरऑल मोटा भाई अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी रहने वाले हैं, ये मेरा मानना है। बट आपके क्या ओपिनियन है कि क्या गौतम अदानी अंबानी को क्रॉस कर पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि यार अगर आपको रिलायंस या अदानी ग्रुप में से सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना होता, आप किस में इन्वेस्ट करते हैं? तो दोस्तों, ये था बिजवॉर एपिसोड गौतम शांतिलाल अदानी और मुकेश धीरूभाई अंबानी के बीच में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ यार, ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर करना। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं एक बिजवॉर का एपिसोड बनाऊं जेफ बेजोस वर्सेस एलन मस्क के ऊपर, तो इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।